प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, जिसमें हमने हिस्ट्री की आज की हमारी तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों में हमने एक क्लास में पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने पाषाण काल को पढ़ा था, और उसके बाद हमने कवर की सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। और देखिए, इस वैदिक सभ्यता को भी आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, और इसका जो वैदिक काल कितना था, इनमें आर्यों का आगमन कब हुआ, कितना माना गया है, या फिर कहाँ से हुआ था। वेद, पुराण और उपनिषदों को इसके बारे में इसमें जानेंगे। इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये देखेंगे। इसमें इस काल में कौन कौन से देवताओं की पूजा होती थी, कौन सी इनकी शैली थी, और कौन कौन सी इसकी प्रमुख नदियाँ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे इसके पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस एमसीक्यूज। ठीक है, और आपको इस क्लास से आपका जो कॉन्सेप्ट है इस वैदिक संस्कृति से रिलेटिव, वो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम इसमें मैप से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम वैदिक संस्कृति से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले वैदिक संस्कृति क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना की गई है। ठीक है, ये हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वेद जिसका मतलब होता है ज्ञान। चलिए आगे देखते हैं, इसका समय देखते हैं। तो देखिए, 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में होता है। यह काल पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित था। ठीक है, ये जो समय था, ये सभ्यता कैसी थी, इस सभ्यता में जो इस सभ्यता का काल था वो पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित था। वेदों का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो ये ज्ञान पर आधारित समय था। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो सभ्यता कैसी थी, वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये कैसी थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए आगे देखते हैं सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता के लोग लेखन पद्धति से परिचित नहीं थे। ठीक है, इस सभ्यता के जो लोग थे वो लेखन परिचिति से परिचित नहीं थे पद्धति से। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। ठीक है, जो वैदिक काल था तभी इसी काल में आर्यों का आगमन माना जाता है कि भारत में हुआ था। चलिए, ये जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक, ये देखिए घोड़े से ये रथ के हिसाब से चलता हुआ ये व्यक्ति इस तरीके से कुछ आर्य हमारे हिंदुस्तान में आए थे। क्लियर। आगे देखते हैं, फिर आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहाँ पर बसे थे, पहले बसे थे ये यहाँ पर, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर बसे थे। अफगानिस्तान से होते हुए हमारे भारत में ये आए थे। भारत के पंजाब हिस्से में सबसे पहले आकर ये लोग बसे थे। इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। इससे देखो, इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, संस्कृत थी, और इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। और जो सिंधु सभ्यता थी उसकी हमने जो बताई थी आपको इकाई, वो कितनी भी थी, 4 भागों में थी। और इनकी कितनों में है, इनकी है 5 वर्गों में। इनकी किन किन वर्गों में है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर विश्व बनता था, विश्व से मिलकर जन, और जन से मिलकर एक राष्ट्र बनता था। तो ये 5 इकाई थी इनकी प्रशासन करने की। आगे देखेंगे, वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई है। ठीक है, और वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। कौन कौन से देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थववेद और सामवेद। ठीक है, ये 4 जो वेद हैं उनकी रचना वैदिक काल में ही हुई थी। और इन सब में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन है, क्योंकि ये सबसे पहला वेद है हमारा। चलिए आगे देखेंगे, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल,
1028 सूक्तियाँ एवं 10,462 रचनाएं हैं। ठीक, ऋग्वेद में प्रार्थना एवं मंत्रों का संचय है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किस में है? वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, और देखिए ये बहुत मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वेद कितने हमारे मंडल हैं या कितनी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि प्रार्थना एवं मंत्रों का संचय किस वेद में देखने को मिलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझनी होंगी। चलिए, दूसरा जो वेद है हमारा वो आता है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में इसमें अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ नए नए तरीके के अनुष्ठान की विधियों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में नए नए तरीकों से अनुष्ठान करना, हवन, इन सारी विधियों का इसमें संकलन मिलता है यजुर्वेद में। अगला वेद देखेंगे अपना, अगला है हमारा सामवेद। ठीक है, तो सामवेद जो है उसमें इसी को हम गायन प्रणाली का जनक मानते हैं, भारतीय। ठीक है, गायन प्रणाली का। तो देखिए गायन प्रणाली सामवेद के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? सामवेद को। चलिए अगला वेद देखेंगे अपना, चौथा है हमारा अर्थववेद। ठीक है, अर्थववेद देखेंगे तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन देखने को मिलता है। आयुर्वेद का ज्ञान अर्थववेद की ही देन है। ये जो ये ध्यान हो गया, यहाँ पर क्या होगा? ज्ञान। आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो किसकी देन है? वो अर्थववेद की ही देन है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना और ये वशीकरण है वगैरह वो किस वेद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो किसके अंतर्गत आती है चीज़ें? ये आती है अर्थवेद के अंतर्गत। चलिए अगला देखेंगे अपना, फिर देख लेते हैं कि इस वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में यहाँ की में देखिए जो महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत ही अच्छी दशा थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत तरीके से मतलब हुई। फिर मतलब महिलाओं को समाज में हिस्सेदारी मिलना कम हुई समाज में। ठीक है, तो देखिए ऋग वैदिक काल देख लेते हैं। तो ऋग वैदिक काल में देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन कौन से देव? इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य, इन देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है ऋग वैदिक काल में। देखेंगे इसमें इस ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था लोगों का। तो ऋग्वेद इस काल में राज्य का मूल आधार कुल, जिसे परिवार कहते हैं, वो था। ठीक है, इस काल में जो राज्य था उसका जो मूल आधार था वो कुल से स्टार्ट होता था। परिवार का मुखिया पुलिस या गृहपति कहलाता था। जो परिवार का, जैसे कि आज भी हमारी फैमिली में एक व्यक्ति होता है जो फैमिली का मेन होता है, जो हेड होता है घर का, सारे डिसीजन वही करता है, तो उसके लिए ये लोग पुलिस या फिर गृहपति कहते थे। ठीक, फिर देखिए खोलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। ठीक है, कौन होता था? इसका प्रमुख ग्रामीण होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। जैसा कि मैंने क्या बताया कि इसमें जो प्रशासनिक इकाई थी उसको 5 भागों में बांटा गया। सबसे छोटा कुल, कुल से मिलकर ग्राम बना, ग्राम से मिलकर विश्व बना, विश्व से मिलकर जन बना और जन से मिलकर फिर राष्ट्र बना था। तो जैसे अनेक कुलों से मिलकर एक ग्राम बना, फिर अनेक ग्राम से मिलकर यहाँ पर विश्व बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे, और विश्व से जन बनता था। ठीक है, एवं जन के शासक राजा कहलाते थे। जो जन के शासक थे वो कौन थे? वो राजा कहलाते थे। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो महिलाएं बहुत ही फ्री, यानी एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस से आपको यहाँ पर बैठी हुई दिख रही हैं। ठीक है,
तो ये थी वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कि ऋग्वैदिक काल के दौरान महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उन्हें समाज में बराबरी प्राप्त थी, निर्णय लेने में भी मतलब उन्हें बराबरी थी, मतलब वो कोई भी निर्णय ले सकती थी और कोई भी कार्य में वो हिस्सेदारी ले सकती थी। ठीक है, तो उस समय हमारी जो महिलाओं की दशा थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते इन सारी चीज़ों में कमी आने लगी। इस काल में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था। जो गाय थी, गाय माता, उसको एक बहुत ही पवित्र पशु मानते थे। हालांकि हिंदू धर्म में आज भी हम लोग गाय को बहुत ही पवित्र पशु मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि मतलब गाय के अंदर करोड़ों देवताओं का निवास होता है, तो यह विनिमय के साधन के रूप में था। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थीं। जो यज्ञ वगैरह होते थे, हवन वगैरह जो अनुष्ठान होते थे, उसमें महिलाएं अपने पति के साथ हिस्सेदारी लेती थीं। ये देखिए डायग्राम, वैदिक काल में यज्ञ व हवन में भाग लेती महिलाएं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे फिर अपना। फिर है इस काल में गाय को, ये तो फिर से वही आ गया, अगला चैप्टर देखेंगे। ये देखिए ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। यहाँ भी दास प्रथा का प्रचलन था। विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए कितनी अच्छी बात थी उस समय पर। शादियों में जो अब दहेज दिया जाता है वो उस समय पर ये ऐसी कोई भी प्रथा नहीं थी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। उस समय पर ना ही तो महिलाएं पर्दा करती थी। उस समय स्त्रियों को उनके पति के साथ ही, पति की मृत्यु को उपरांत उन्हीं के साथ मतलब उन्हें जिंदा जला देने की भी प्रथा नहीं थी। बच्चियों का भी विवाह उस समय पर नहीं करते थे। यानी इस समय स्थिति महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। चलिए आगे देखेंगे। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। यानी यदि कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी शादी दोबारा से कर दी जाती थी। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। यानी जो लड़कियां थी उनके भी मतलब मुंडन भी होते थे, या फिर मतलब यदि किसी के पिता की मृत्यु होती थी या उनकी माता की मृत्यु होती थी तो लड़कियों के भी मतलब बाल वगैरह मुड़वाए जाते थे, जैसे कि आज लड़कों के होते हैं आज के ज़माने में। इस काल में महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त था। ठीक है, यानी महिलाओं को समाज में उतना ही सम्मान प्राप्त था जितना कि पुरुषों को होता था। ठीक है, यानी बराबरी की उनको हिस्सेदारी मिलती थी समाज में। फिर हमारा उत्तर वैदिक काल का आरंभ होता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण आश्रम। फिर ये जो समाज था वो 4 वर्णों में बट गया। पहले कितने में था? पहले था 4 भागों में। अब कितने में आ गया? 5 में। अब आ गया यहाँ पर ये 4 भागों में। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। ठीक है, पहले बहुत ही लचीलापन था, बहुत ही सुलभ था, लेकिन अब क्या, ये बहुत ही इसमें कठोरता आने लगी। वर्णों के आधार पर कर्म ना होकर जाति पर होने लगा। वर्णों के आधार पर काम नहीं होते थे, यहाँ पर जाति के आधार पर काम होने लगे। पहले क्या होता था? पहले वर्णों के आधार पर होते थे, माने काबिलियत के आधार पर, लेकिन अब यह प्रथा जातिवाद में बदल गई। कितनी जातियों में बटा ये धर्म? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। क्या था? सिर्फ राजा की ही चलती थी। सभा एवं समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। जो एक सभा होती थी, उनकी जो कमेटी, वही राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 भागों में विभाजित हो गया फिर उत्तर वैदिक काल में यह समाज। फिर देखिए इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। इस काल में आकर मतलब हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह बहुत करवाने लगे लोग, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि फिर उससे उन्हें दक्षिणा दी जाएगी, जिससे मतलब वो जो भी चाहते थे वो उन्हें मिलता था। धन अधिक पैदा करने लगे,
तो ब्राह्मण जो थे उनकी स्थिति काफ़ी सुधरने लगी। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि मुख्य पेशा बन गई। पहले क्या था मुख्य पेशा इनका पशुपालन, लेकिन बाद में फिर कृषि मुख्य पेशा इनका बन गई। चलिए, इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। अच्छा, फिर से वही आ गया। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि मुख्य पेशा बन गई। फिर से वही आ गया। चलिए, कोई नहीं, आगे देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। ठीक है, इससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता और इसे लौह युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता के दौरान लोहे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, जब लोहे का प्रयोग हुआ तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। चलिए, आगे देखेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है, कपड़े का जो निर्माण ये लोग करते थे, कपड़ा वगैरह बनाना, वो एक इनका मुख्य उद्योग बन गया। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया था। अब महिलाएं को पर्दा प्रथा करना अनिवार्य रूप से जरूरी हो गया। ठीक है, यानी महिलाओं की दशा में गिरावट आने लगी। फिर देखिए, महिलाओं को समाज में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। अब जैसे कि यज्ञ वगैरह होते थे तो उनमें महिलाएं अक्सर भाग नहीं ले पाती थी, और मतलब जैसे कि घर पर ही सीमित रहना, बाहर किसी राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप ना करना, मतलब कोई भी काम में उनकी सहमति का होना जरूरी नहीं मानते थे ये लोग। विवाह में दहेज प्रथा एवं बाल विवाह तथा सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। यानी कितनी चीज़ें सारी हुई। पहले विवाह में दहेज नहीं लेते थे, लेकिन फिर ये लोग लेने लगे। पहले बच्चियों का विवाह नहीं होता था, फिर बाल विवाह भी होने लगे। स्त्रियों को उनके पति के साथ ही फिर जलाने लगे। पर्दा प्रथा भी फिर शुरू हो गई। यानी बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें आई जिससे मतलब महिलाओं को थोड़ा मतलब उनके मतलब महिलाओं को कम आंका जाने लगा। तो देखिए, इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें कवर की वैदिक सभ्यता में। आगे भी इसकी क्लास 2 आएगी जिसमें हम और भी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बताएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास यहाँ तक पसंद आई होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगले एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।